हेलो स्टूडेंट, क्रिस्टल क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आवर्त बीजी पादपों के में जनन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राकृतिक कायिक संवर्धन यानी कायिक जनन में के दो भाग पढ़े हमने, जिसमें प्राकृतिक कायिक संवर्धन और कृत्रिम कायिक संवर्धन दो भाग होते हैं। इसके बारे में हमने पहले जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें प्राकृतिक कायिक संवर्धन को हमने विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम कृत्रिम कायिक संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक संवर्धन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम। कृत्रिम कायिक संवर्धन, कृत्रिम कायिक संवर्धन, कृत्रिम कायिक संवर्धन, जिसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसको कहते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले कायिक संवर्धन में कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक कायिक संवर्धन में तो हमने पढ़ा कि पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से प्रकृति में अपने आप नए नवपादप का निर्माण होने की प्रक्रिया को तो प्राकृतिक कायिक संवर्धन कहा था। अब कृत्रिम रूप से यानी मानव के द्वारा, कृत्रिम रूप से कब होगा? जब मानव इस कार्य में हस्तक्षेप करेगा। कायिक संवर्धन की क्रिया किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा अपने वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम संवर्धन की क्रिया करता है। कृत्रिम संवर्धन में क्या करते हैं कि मानव अपने व्यवसाय यानी आमदनी को बढ़ाने के लिए पौधों से उच्च किस्म के फल या बीज प्राप्त करने के लिए, उच्च किस्म के फल या बीज प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उसमें कृत्रिम रूप से संवर्धन की क्रिया कराता है। तो उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक संवर्धन हम कहेंगे। अब ये कृत्रिम कायिक संवर्धन 3 प्रकार से होता है। पहला कर्तन, जिसको बोलते हैं कटिंग। दूसरा होता है दाब, जिसको बोलेंगे हम लेयरिंग। और तीसरा होता है रोपण, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इन 3 विधियों के आधार पर पेड़ पौधों में कृत्रिम कायिक संवर्धन की क्रिया पाई जाती है। अब सबसे पहले हम कर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कर्तन या कटिंग किस प्रकार से की जाती है? इसमें यानी ये कर्तन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक तो स्तंभ कर्तन, और दूसरा होता है मूल कर्तन यानी कि स्टीम कटिंग। स्तंभ कर्तन को तो स्टीम कटिंग और रूट कटिंग। रूट कटिंग 2 प्रकार से क्रिया होती है कर्तन की, स्तंभ कर्तन और एक रूट कटिंग। अब स्तंभ कर्तन क्या है? स्तंभ कर्तन में क्या होता है कि एक पौधे के स्तंभ को काटकर, यानी एक पौधा है जिसके स्तंभ को, जैसे ये स्तंभ है, इस स्तंभ को काट लिया गया। इस स्तंभ में पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है। जहाँ पे जोड़ होता है उस जोड़ को तो बोलते हैं पर्व संधि, और उसी के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। किसमें? स्तंभ कर्तन के अंदर।
इस पर्व और पर्व संधियों को यानी इसको स्तंभ को काटकर पर्व और पर्व संधियों युक्त स्तंभ को काटकर भूमि में उगा दिया जाता है। ये भूमि में उगाने के बाद ये रोप दिया जाता है, ज़मीन में रोप दिया जाता है इसको, जिससे ये अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये क्या करता है, संवर्धन करता है और नए पादप का निर्माण करता है। इसके अंदर हम उदाहरण पढ़ेंगे, यानी कर्तन के, स्तंभ कर्तन के मुख्य उदाहरण। स्तंभ कर्तन के उदाहरण हैं जैसे गन्ना, जिसके बाद अंगूर और एक मुख्य उदाहरण गुलाब। ये 3 पौधे जिनमें स्तंभ कर्तन की क्रिया पाई जाती है। इसमें दोबारा बताएं हम तो स्तंभ कर्तन में क्या होता है, पौधे के या पेड़ के स्तंभ को काटकर जिसमें पर्व और पर्व संधियां होती हैं, इसको जमीन में रोप दिया जाता है, इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके बाद दूसरा है मूल कर्तन या रूट कटिंग। इसकी क्रिया में क्या होता है, पौधे के मूल भाग यानी जड़ वाले भाग में से काटकर, एक शाखा को काटकर उसको भूमि में रोपण कर दिया जाता है, जिससे वो अनुकूल परिस्थितियां पाकर वो क्या करता है, नए पौधे का निर्माण करता है। इसको ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है, जैसे मूल वाले भाग को काटकर ऊर्ध्व स्थिति में इसको लगाया जाता है, जिससे अनुकूल परिस्थितियों में यह क्या करता है, प्रस्फुटित हो जाता है, यह नए पौधों का निर्माण करता है। इसमें क्या हो जाती है, इसमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें भी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएंगी और इसमें भी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। और इसका उदाहरण पढ़ेंगे हम। इसका उदाहरण है जैसे नींबू, अमरूद, ये सभी इसमें आते हैं, जिनमें किसकी क्रिया द्वारा, मूल कर्तन की क्रिया द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ये हो गया कर्तन की क्रिया द्वारा कृत्रिम कायिक संवर्धन। दूसरा हम पढ़ेंगे, दाब लगाकर यानी लेयरिंग द्वारा कृत्रिम कायिक संवर्धन की क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें पौधे की शाखा को पौधे से अलग किए बिना ही नए पौधे का निर्माण किया जाता है, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। पौधे को अपने मूल पौधे की शाखा को उसके मूल पौधे से अलग किए बिना ही इसमें क्या किया जाता है, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है, और जिससे नए पादप का निर्माण होता है। और ये दाब विधि 2 प्रकार से होती है, एक तो टीला दाब और दूसरी होती है और दूसरी वायु दाब। टीला दाब को कहते हैं माउंड लेयरिंग, और जो वायु दाब है उस वायु दाब को कहते हैं वायु यानी एयर लेयरिंग। वायु दाब और टीला दाब 2 प्रकार की विधियों द्वारा पौधे को यानी कि शाखा को उसके मूल पौधे से अलग किए बिना ही नए यानी अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टीला दाब विधि। पहली टीला दाब। अब इस टीला दाब विधि में क्या होता है, टीला दाब विधि के अंदर पौधे के जैसे एक पौधा है, इस पौधे में से यहाँ से एक शाखा निकली है, इस शाखा को झुकाकर नीचे की तरफ, और इसको नीचे की तरफ झुकाया जाता है, और यहाँ से इसके ऊपर से इसकी छाल को हटा दिया जाता है, थोड़ी सी छाल इसकी हटा के, और इसको
मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, यानी भूमि की तरफ नीचे की ओर झुका के इसकी छाल को हटाया जाता है और इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। और इसमें ये क्या करता है, धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियों में इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है, अपस्थानिक जड़ें। और फिर उसके बाद जब इसमें अपस्थानिक जड़ें निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है तो इस टहनी को यहाँ से काट कर और इसको उगा दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी तने के शाखा को, तने से जो शाखा लगी हुई है, इस शाखा को काटे बिना ही क्या करते हैं, इसकी छाल को हटा के और मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे अनुकूल परिस्थितियां पाकर इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। और जब जड़ें पूर्ण रूप से बन जाती है तो इसको मूल शाखा से काटकर और उगा दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। टीला विधि में तो ये क्रिया होती है। दूसरी वायुदाब विधि। वायुदाब विधि वायुदाब विधि में क्या होता है, इसमें जैसे ये तना है पौधे का, इस तने के पौधे में जैसे ये शाखा है, इस शाखा की छाल को काट कर यहाँ से छाल को हटा के और इसके ऊपर मलमल या सूती कपड़ा या रुई बांध दी जाती है। और इसके ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली, जैसे ये ऊपर वाली टहनी है, इस टहनी के ऊपर कोई भी पानी का स्रोत जैसे मटका या अन्य कोई स्रोत बांध दिया जाता है, जिसके नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जो जिससे लगातार पानी इसके ऊपर गिरता रहता है। पानी इसके ऊपर लगातार गिरता रहेगा तो अनुकूल परिस्थितियों में इसमें से अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। जब जड़ें पूर्ण रूप से बन जाती है तो इसको मूल भाग से काटकर इसको उगा दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये हो गई वायुदाब विधि। अब लास्ट तीसरी विधि बची है इसमें, रोपण विधि। तीसरी विधि कौन सी है, रोपण विधि। रोपण विधि, इस रोपण विधि जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, तीसरी विधि है रोपण, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, एक तो पौधा, मुख्य पौधा होता है, जिसको क्या कहेंगे, स्कंद, जो जड़ें जिसमें लगी हुई होती हैं, मुख्य पौधा। ये जैसे मुख्य पौधा है, इसमें जो जड़ें नीचे भूमि में लगा हुआ होता है, जड़ें होती है जिसमें, इसको तो क्या बोलते हैं, स्कंद। और एक होता है कलम, जिसको इस मुख्य पौधे के ऊपर रोपित किया जाएगा। जैसे ये कलम है, जिसे दूसरे पौधे से काट कर मुख्य पौधे के ऊपर रोपित किया जाता है, उस शाखा को क्या कहेंगे, कलम। दो चीज़ें ध्यान रखना, यानी मुख्य पौधा यानी जड़ों युक्त मुख्य पौधा तो क्या कहलाएगा, रोपण विधि में स्कंद कहलाएगा। और अन्य पौधे जिसकी शाखा को काटकर मुख्य पौधे पे या स्कंद पर जोड़ा जाता है, उस शाखा को क्या कहेंगे, कलम कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में इस कंद के ऊपर अन्य पौधे के कलम को जोड़कर और इससे नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अब यह विधि भी 3 प्रकार की होती है। ये यानी अनेक पौधों में क्रिया हो सकती है, जैसे आम के अंदर अमरूद, आम, अमरूद, सेब, इनके अंदर ये क्रिया हो सकती है। अब यह विधि भी 3 प्रकार की होती है। पहली हिप विधि, ये जिसको जीव्यारोपण विधि भी कहते हैं, जीव्यारोपण विधि, हिप विधि या जीव्यारोपण विधि। इस विधि में क्या होता है, समान आकार का स्कंद और कलम दोनों क्या होंगी, समान आकार की होंगी। ध्यान रखना, कलम और स्कंद दोनों क्या होंगी, समव्यासी, समान व्यास की, दोनों का
समान व्यास होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे स्कंद है जिसमें जड़ें लगी हुई हैं, भूमि में है ये जुड़ा हुआ, उसका तना है ये, इसको तो क्या बोलेंगे, स्कंद। स्कंद, इसको वी आकार से काट लिया जाएगा। कैसे काट लिया जाएगा, वी आकार के। जैसे यहाँ पे बना के देखते हैं, ये है स्कंद, जिसको कैसे काट लिया गया, वी आकार से, इस प्रकार से काट लिया गया, स्कंद है। इस स्कंद के ऊपर जो कलम लगाई जाती है उसको भी वी आकार से काट कर इसके अंदर रोपित करके और इसके ऊपर धागे से कसकर बांध दिया जाता है इसको, और इसके ऊपर मलमल का कपड़ा या रुई लपेट दी जाती है। धीरे धीरे ये इसके अंदर जो अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं उस कलिकाओं से या कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। दोनों का व्यास कैसा होगा, समान, समव्यासी होंगे। ध्यान रखना, दोनों कैसे होंगे, समव्यासी, समव्यासी पौधे होंगे। दूसरी विधि इसमें होती है फच्चर रोपण विधि। फच्चर रोपण विधि, पहली तो थी हिप विधि, रोपण विधि में पहली हिप विधि पढ़ ली हमने। दूसरी है फच्चर रोपण विधि। इसमें भी क्या होता है, स्कंद और कलम दोनों समव्यासी होते हैं। समव्यासी, दोनों कैसी होंगी, समव्यासी, और इनको भी वी आकार में काट कर और दोनों को बांध दिया जाता है। जैसे ये जड़ युक्त भाग जिसको स्कंद बोल दिया, इसमें कलम को वी आकार में काट कर जोड़ दिया जाता है, दोनों को अच्छी तरह से धागे से बांध दिया जाता है, रुई लपेट दी जाती है। अनुकूल परिस्थितियां पाकर इसके ऊपर भी जो अपस्थानिक कलिकाएं जुड़ी होती हैं वो प्रस्फुटित होती है और नए पौधे का निर्माण करती है। इसके अलावा तीसरी विधि है क्रिट या जिसको मुकुट रोपण विधि कहते हैं। मुकुट रोपण विधि, ध्यान रखना, जो हिप विधि पढ़ी हमने उसमें भी समान व्यास का होगा स्कंद और कलम। फच्चर रोपण विधि, इसमें भी समान व्यास का होगा स्कंद और कलम। अब जो हम तीसरी विधि पढ़ रहे हैं, क्रिट या मुकुट रोपण विधि, इसमें स्कंद और कलम दोनों का व्यास अलग अलग होता है। इसमें जो स्कंद होती है उसका आकार अधिक होता है। जैसे स्कंद है, इसका आकार अधिक, इसके ऊपर से इसके ऊपरी भाग में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र। छोटे छोटे छिद्रों में कलम को रोपित कर दिया जाता है। अनेक कलमों को इसके अंदर रोपित कर दिया जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये नए पौधे का निर्माण करती है अपस्थानिक कलिका। अब इसको मुकुट विधि क्यों कहा, पहले के ज़माने में आपने राजा महाराजाओं के मुकुट देखे होंगे। उसकी आकृति लगभग इस प्रकार से होती थी, इसके ऊपर इस प्रकार छोटे छोटे संरचना आपने देखी होगी। तो उसी के कारण इसको भी क्या बोला है हमने, मुकुट विधि बोला है। तो इसमें दोनों का व्यास, ध्यान रखना, अलग अलग होगा। चौथी विधि पढ़ेंगे हम। चौथी विधि है कलिका रोपण विधि। कलिका रोपण विधि, इस कलिका रोपण विधि में क्या करते हैं, कलिका रोपण विधि के अंदर भी दोनों समान व्यास की होती है। ध्यान रखना, दोनों कैसी होंगी, स्कंद और जो कलम होगी दोनों कैसी होंगी, समान व्यास की। और इसमें, लेकिन इसमें तो क्या किया था, वी आकार में काटा था कलम को और स्कंद को। इसमें कैसे काटेंगे, टी आकार में। जैसे ये स्कंद है, ये स्कंद जड़ों से जुड़ा हुआ भाग, जिसको टी आकार में ऐसे काट दिया हमने, टी आकार में काट दिया गया, ये छिद्र कर दिया इसमें। और जो दूसरा भाग है कौन सा, कलम वाला भाग, जैसे कलम है, इस कलम को भी हमने
टी आकार में इस प्रकार से काट दिया गया। अब इस वाले भाग को इसमें जोड़ेंगे तो लगभग इस प्रकार की संरचना हमारे पास होगी, इस प्रकार की, जिससे कलिका रोपण विधि कहेंगे। टी आकार में काटा जाता है दोनों को, लेकिन होती कैसी है, समान व्यास की होती है और अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये इसमें क्या होगी, अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित होंगी और नए पौधे का निर्माण करेंगी। ये विधि थी हमारी कृत्रिम विधि। अब इस पार्ट में लास्ट टॉपिक बचा है केवल लैंगिक जनन की क्रिया, जिसको अगली वाली क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।